नमस्कार, स्टेप अप एक कदम आगे में आपका स्वागत है। परीक्षा जैसे ही नजदीक आती है उतनी ही टेंशन बढ़ जाती है छात्रों के साथ साथ पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी। तो टीचर्स का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए एग्जाम को लेकर, आज इसी विषय पर बात करेंगे और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद फाजिल सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि जब एग्जाम की हम बात करते हैं तो सारा फोकस स्टूडेंट्स की तरफ होता है, जबकि उतना ही वैल्यूएबल होता है टीचर का वहाँ अटेंशन। तो टीचर का ओरिएंटेशन एग्जाम को लेकर कैसा होना चाहिए? गुड। लेकिन सबसे पहले मैं टीचर्स को 2 लाइन डेडिकेट करेंगे हम, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करते हैं। क़मर एजाज जी का ये शेर है कि दिल को जलाकर हमने दी है ज़माने को रोशनी, दिल को जलाकर दी है हमने ज़माने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। टीचर्स डू अ ग्रेट जॉब, बट देन एग्ज़ाम टाइम में जो टीचर्स का ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें कुछ लास्ट क्लास की क्लासेस होती हैं, तो इसमें जो बच्चे हैं उनके साथ इनकी जो बॉन्डिंग होती है और जो रिलेशन जब डेवलप होता है, ये जो साल भर का रिलेशनशिप से बहुत अलग रिलेशन डेवलप होना चाहिए। काफ़ी मदर का टाइप का, मदरली रिलेशनशिप दैट इज़ वेरी मोटिवेटिंग एंड गिविंग देम लॉट ऑफ जॉय एंड क्लिंग देम फियर्स, है ना। तो वो उस तरह का रिलेशन अगर एक आखिर में डेवलप हो जाए जहाँ पर लगे कि बच्चों को जुड़ाव हो, इससे एक फ़ायदा बड़ा होता है। बच्चे की लर्निंग डेवलप होती है और बच्चों को बहुत सारे टिप्स मिलते हैं, टेक्निक्स मिलते हैं, और सोसाइटल के जो केसेस हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। ओरिएंटेशन टीचर का अच्छा हो गया तो टीचर जो है बच्चे के माइंडसेट को एक नई तरह से डेवलप करेगी। जैसे जब जंग में जाते हैं एक वीर कैसे जाता है, ऐसे एग्ज़ाम में बच्चे जाते हैं तो उस तरह से उनके जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो उनकी कमज़ोरी है, जो वीक पॉइंट है, वो सब दूर हो जाएंगे अगर टीचर्स आर वेल ओरिएंटेड। तो फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो टीचर्स पहले तो खुद भी कॉन्फिडेंट रहें, इसके अलावा बच्चों के साथ शेयर करें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, एक्टिविटी, लॉजिक्स, डिकोडिंग, डिफिनेशंस और लर्निंग सिस्टम, लर्निंग टेक्निक और एंथुसियाज्म, स्पिरिट, वर्कआउट, टाइम टेबल मेकिंग, ये सब भी टीचर्स को आना चाहिए ताकि वो बच्चों से शेयर करें। और चूँकि बच्चे टीचर्स की बात ज़्यादा मानते हैं तो डेफिनेटली इस तरह का ओरिएंटेशन में बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जी सर, पर सवाल ये उठता है ना कि टीचर्स के ऊपर भी तो काफ़ी प्रेशर होता है मैनेजमेंट का, रिजल्ट्स बहुत अच्छे चाहिए, फिर बच्चों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है टीचर से कि अब लास्ट मोमेंट पे वो कुछ ऐसा जादू कर दें कि सारा कुछ उनको याद हो जाए, और टीचर खुद भी प्रेशर पे होता है कि बच्चे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनका भी जो ग्रेडिंग है वो भी तो खराब होती है। तो कहीं ना कहीं टीचर भी काफ़ी प्रेशर में होता है एग्जाम टाइम पे। तो ऐसे समय में टीचर अपने आप को कैसे बिल्डअप करे, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे? डेफिनेटली वेरी गुड। सी मैनेजमेंट को चाहिए कि टीचर के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करे, और एग्ज़ाम के ठीक पहले आखिरी जब एग्ज़ाम शुरू होते हैं इसके पहले एक पेरेंट टीचर मीटिंग कम ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर पेरेंट टीचर्स मीटिंग और ट्रेनिंग हो जाए तो इसमें हम ना पहले से ही ना ये बता दें कि भाई आपके बच्चे का प्रोबेबिलिटी यहाँ होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये कमज़ोरियाँ हैं। आप पेरेंट को ये बताएं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, बच्चा क्या कुछ कर सकता है और टीचर क्या कुछ कर सकते हैं। ये बात अगर हम पहले ही क्लियर कर दें तो ना पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, ना टीचर को डर लगेगा, और मैनेजमेंट भी उन पर कुछ इस तरह का दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि समय ख़त्म हो चुका। वो जो जून से लेकर दिसंबर जनवरी तक का समय होता है बस वो इफर्ट टाइम होता है। अब तो जंग शुरू हो गई ना, अब क्या टेक्निक सिखाओगे? तो दैट इज़ नॉट अ टाइम टू अंडरस्टैंड और टू एक्सपेक्ट मोर, द एक्शन टाइम हैज़ गॉन। तो अब मेरे ख्याल से एक अगर आखिरी में कुछ सेशन टीचर्स के, पेरेंट के साथ और ट्रायंगुलर टीचर, पेरेंट एंड चिल्ड्रन के साथ एक आखिरी सेशन हो जाए जो हल्का फुल्का करे, डिलाइट करे, जॉयफुल करे, लाइट करे, टीचर्स और पेरेंट में एक बॉन्डिंग करे, बच्चे और पेरेंट में बॉन्डिंग होगा और एक ट्रायंगुलर बॉन्डिंग होगा। इस तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम से डेफिनेटली आप देखिएगा टीचर्स बहुत अच्छा माइंड सेट लेके आएंगे और वो डरेंगे नहीं और बच्चों से रिलेशन अच्छा बनाएंगे, और डेफिनेटली इसका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। जी, टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें कूल करने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह का ओरिएंटेशन टीचर्स के लिए रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए साल भर पढ़ाई कराते हैं तो मैं समझता हूँ एग्जाम्स के पहले, जैसा मैं जब स्कूल में था तो मैं एक ब्रेक करवाता था, एक पिकनिक, एक आउटिंग, एक एक्सपोजर ले जाते थे, और टीचर्स को हम ये बताते थे कि आप देखिए इंडिविजुअल बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से एक बच्चा क्या कुछ कर सकता है वो आप पहले उतने इफर्ट करिए, ज़्यादा इफर्ट मत करिए। और टीचर्स के लिए एक ब्रेकअप होना चाहिए, एक ब्रेक होना चाहिए जहाँ पर वो कुछ जॉयफुल हो, एक घूम के आ जाए कहीं से बाहर से, एक सेशन ऐसा जिसमें उनको थोड़ा जॉयफुल हो, थोड़ा क्रिएटिव बनाए टीचर को। और ऑल स्टडी एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो ये पढ़ाई करके भी टीचर बहुत डल हो जाते हैं, तो उनको एक इस तरह का एक्सपोजर हो जो थोड़ा एंटरटेनिंग हो, थोड़ा एक ऐसे प्रोग्राम्स हो, एक लाइट नोट पर मीटिंग हो,
इस तरह की और थोड़ी ट्रेनिंग भी हो, थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो, एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकेट्रिस्ट टीचर को लास्ट टाइम ये करे कि बच्चे की माइंडसेट और अपने खुद की फिटनेस, अपनी खुद की माइंडसेट और एटीट्यूड और किस तरह का बॉन्डिंग और कॉन्फिडेंस और लर्निंग और टेक्निक्स के बारे में और बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, पेरेंट्स के साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम टीचिंग करेंगे तो आप देखेंगे टीचर्स तैयार रहेंगे। देखा, दे आर द कमांडर्स जी। कई बार हमने देखा है सर, हायर स्टडीज में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय एग्जाम के पहले ओरिएंटेशन होता है टीचर्स का, ताकि उन्हें बताई जाए कि एग्जाम की टेक्निक क्या होगी, उन्हें बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है। तो ये ओरिएंटेशन क्या आपको लगता है कि स्कूल सेशंस में भी होने चाहिए बिफोर एग्जाम्स? 100%। अब ये जो आपने कहा, ये एग्जाम हॉल के अंदर की बात कर रहे हैं हम, इसके पहले मैं एग्जाम के पहले की बात कर रहा था। अब एग्जाम हॉल के अंदर में दे मस्ट लर्न कि उनका क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, उनका वॉइस टोन कितना चाहिए, वॉइस पिच कितनी होनी चाहिए। बच्चे को अगर वो वार्न कर रहे हैं तो ऐसा वार्न ना हो कि बच्चे के दिमाग में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए। अगर एक भी टीचर मूवमेंट करता है, इवन वो बच्चे के पेपर अगर झांकता भी है, तो किस अंदाज से वो उस पेपर को देखे ताकि बच्चे को कोई डाउट ना क्रिएट हो। एग्जाम हॉल में एक कूल, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, क्योंकि कई बार ना टीचर खुद घबराए रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो टीचर के भी अगर क्वेश्चन पर टफ आ गया तो टीचर खुद घबरा जाते। तो डोंट एक्ट लाइक दैट। और किसी बच्चे को आप ऐसा मतलब ब्लेम मत करिए, और किसी बच्चे को एक इस निगाह से मत देखिए कि वो चीटिंग करने बैठा हुआ है। हाँ, रूल्स रेगुलेशन जो आपको बताने हैं वो आप ज़रूर बताइए, लेकिन बहुत सॉफ्ट वॉइस में, बहुत एनकरेजिंग करते हुए और जॉयफुली करिए। और कुछ बार ऐसा भी होता है कि जो टीचर्स एग्जाम के अंदर में 2 इन्विजिलेटर आपस में बात करते हैं, दैट ऑल्सो डिस्टर्ब्स चिल्ड्रन वेरी मच। कोई वार्निंग साउंड किसी भी नेगेटिव वॉइस में नहीं होना चाहिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग वॉइस में बात करिए, बहुत कूल होकर बात करिए। बच्चे को जितनी हेल्प सपोर्ट लाइन हो सकती है, वो सपोर्ट लाइन क्या क्या हो सकती है, क्या डूज है और क्या डोंट्स है, ये एग्जाम हॉल के अंदर की जो साइकोलॉजी है, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, जो ओरिएंटेशन है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो 3 घंटों में कई बार ऐसा हुआ, ये तो खैर स्कूल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इवन यूपीएससी के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि वो 3 घंटों में उन बच्चों ने अपनी लाइफ खराब की है या लाइफ बना भी ली है। तो वो बच्चा जितना कूलली, जितना स्मार्टली होगा, उसकी क्रिएटिविटी उतनी बढ़ेगी। तो टीचर के एक्सप्रेशंस, टीचर की बॉडी लैंग्वेज, टीचर का मूवमेंट, टीचर की टोन, उसकी वॉइस, उसकी पिच, उसके एक्सप्रेशंस और उसकी कम्युनिकेशंस और उसकी बॉन्डिंग, उसका एटीट्यूड, उसकी सिटिंग, उसकी मूवमेंट, ये सब कुछ सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ बच्चे के ब्रेन पर नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। जी। सर, बहुत सारी जगहों पर देखा है हमने कि एग्जाम के टाइम पे ना टीचर्स को सिटिंग के लिए ना चेयर प्रोवाइड नहीं की जाती। उनके लिए मतलब मैनेजमेंट को ये लगता है कि उनका मूवमेंट होता रहना चाहिए, या फिर उनका स्टैंड अप रहना ज़्यादा अटेंशन देता है। तो क्या ये उचित है आपके हिसाब से? अब ये तो जो गवर्नमेंट के जो नियम है शिक्षा के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उस पर तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर 2 इन्विजिलेटर्स है तो एक चेयर होना चाहिए, क्योंकि एक बैठे और एक राउंड ले, इस तरह से। क्योंकि वो भी खड़े खड़े तो उसको में टेंशन आएगा, जो आप बहुत अच्छी बात बोल रही हैं कि 3 घंटे तक अगर वही मूवमेंट करता रहेगा तो उसको भी स्ट्रेस आएगा, और वो स्ट्रेस कहाँ पर बस्ट आउट होगा, किसी न किसी स्टूडेंट को बस्ट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से इफ देयर इज 1 चेयर, नॉट 2 चेयर, 1 चेयर एंड 1 इज टेकिंग अराउंड, अदर इज सिटिंग, और इस तरह बारी बारी में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक वो भी रिलैक्स, बड़े कूल होके बैठे रहे, दैट्स इंपॉर्टेंट। और चेक करना भी ज़रूरी है, देखना भी ज़रूरी है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट देन आई थिंक ये होने से ज़्यादा बेहतर होगा। और नियम जैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन नियम कैन बी चेंज्ड। जी बिल्कुल, मैनेजमेंट को भी और शिक्षा नीति वालों को, एग्जाम प्रबंधन वालों को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि टीचर को भी एक टाइम तो ऐसा चाहिए जब उसको रिलैक्स होने का थोड़ा सा वक्त मिल जाए। एक सवाल और उठ रहा है सर, अब ये जो टाइम होगा एग्जाम के बाद, वो जस्ट होता है एडमिशन का टाइम। ये टीचर जैसे रिलीफ होते हैं एग्जाम के बाद, वो एडमिशन के प्रोसेस में लग जाते हैं। तो हमने देखा है बहुत सारे स्कूलों में ना पेरेंट्स ओरिएंटेशन होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि टीचर्स के लिए भी ओरिएंटेशन पहले ही हो जाना चाहिए जब हम पेरेंट्स को फेस करने वाले हैं एडमिशन के रिगार्डिंग? आपका क्या मत है? हाँ, बिल्कुल सही है। वो एक ये तो एक तरह से समझ जाइए सेल्स मार्केटिंग का उनका पार्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप अपनी स्कूल की जो फिलॉसफी है उसको पहले समझिए आज, क्योंकि फिलॉसफी को समझ ताकि पेरेंट्स का कंफ्यूजन आप दूर कर पाए। जो पेरेंट एडमिशन ले मतलब दैट इज नो प्रॉब्लम, बट उस जो पेरेंट के साथ किस तरह से बातें करना है, अपने बारे में क्या डूज एंड डोंट, ज़्यादा भी मत बोलिए, क्योंकि ना बहुत बार होता है कि उन्होंने ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं और परफॉर्मेंस बहुत अंडर होता है, तो इससे भी पेरेंट और रिलेशन में खराबी होती है। तो टीचर्स को बताया जाए कि क्या क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है, क्या क्या देंगे क्या क्या नहीं देंगे, और ये रिटर्न में हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार हम कमिटमेंट ज़्यादा कर लेते हैं। दूसरी बात, ये जो पेरेंट के साथ जो बातचीत होती है ना, इसमें एक जो बात है वो ये कि पेरेंट्स के डाउट क्लियर नहीं होते। पेरेंट मूव ऑन फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। अमेरिका में, यूएस में क्या होता है कि
जो जिस एरिया का बच्चा है वो इसी स्कूल में जाता है। यहाँ पर हम स्कूल ढूंढते पूरे शहर में, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, हम पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं, अपने लोकेलिटी की स्कूल भी अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ ओरिएंटेशन, जो आपने कहा कि ओरिएंटेशन की कमी होती है, जहाँ टीचर जो है पेरेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और वो फिर उसको बाहर जाना पड़ता है। हालांकि मोर और लेस सभी स्कूलों में वही होती है, तेरी और मेरी एक ही कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी, ऑल द स्टोरीज आर सेम इन द स्कूल। और एक जो मुझे ख़राब लगता है वो ये कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं स्कूल वाले बाहर में, एक बच्चे की फोटो लगाते हैं टॉपर्स की, तो आपने सक्सेस स्टोरी तो बता दी और फेलियर स्टोरी नहीं बतलाते हैं, है ना जी। तो आई थिंक कि अपने स्कूल के बारे में जो राइट रिकॉर्ड है, जो ट्रैक है, जो परफॉर्मेंस आपने की है, जो आपने कोशिशें की है, उसको बहुत ही ईमानदारी से अगर बताएंगे ना, और उसके बाद जो डेवलपमेंट नए आ रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर टीचर्स, पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बड़ी ओरिएंटेशन प्रोग्राम और बड़े टीचर्स को, बहुत हमें फ्रंट लाइन टीचर्स को हमें तैयार करना होगा ताकि वो बातचीत करें और वो पेरेंट को हैंडल करें और उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करें। जी, बहुत सारी जगहों पर सर पेरेंट्स जो है वो ऑफिस तक ही सीमित रहते हैं, वो टीचर से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते। बहुत सारी जगहों पे ये सारी फॉर्मेलिटीज़ ऑफिस तक ही चली जाती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि स्कूल प्रबंधन को ये व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पेरेंट्स का, वो कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट दे सकता है? आपका क्या मत है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए यहाँ 3 रिश्ते हैं, बच्चा, पेरेंट और टीचर। इन तीनों की लगातार बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो ये टीचर्स पीएमटी, जो ये लोग जो महीने के एंड में जो पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमें एक नया युग शुरू करना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ पेरेंट टीचर मीटिंग, इट शुड बी अ पेरेंट टीचर ट्रेनिंग। पेरेंट्स ट्रेनिंग होना चाहिए और इसमें बच्चे भी हो, तो एक मास में हो और एक इंडिविजुअल हो और एक छोटे छोटे ग्रुप में हो। तो जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन पेरेंट टीचर स्टूडेंट को लेकर होगी, सिर्फ माँ और टीचर बात कर रहे हैं, बच्चा नेग्लेक्टेड है, कुछ बातों में उसको भी शामिल करिए क्योंकि उसका पक्ष आप नहीं जानते। टीचर ने कहा ये पढ़ता नहीं है, माँ ने कहा हाँ ये भी नहीं पढ़ता, तो अब ये दोनों लोगों ने कर दिया, तो जिससे पूछा ही नहीं गया कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसको भी शामिल रखें, बच्चे को सुने और बच्चे को लिसनिंग, यानी हर माँ बाप को और टीचर को चाहिए कि बच्चे को हफ्ते में एक दिन ना बुक्स के बाहर जाके बात करना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करना चाहिए। और एक बात और है, जो बच्चा स्कूल जाते रहता है तो वो महीने दर महीने उसके चेहरे को हमें पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है, डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, चुप तो नहीं हो गया, ज़्यादा बदमाशी नहीं कर, अगर बदमाशी भी कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, कहीं कभी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे शेयर नहीं करते। तो इस तरह से हर एंगल से एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा बातचीत माँ बाप, टीचर और बच्चे आपस में करेंगे, उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा हमें डायग्नोसिस होगा। और एक बात और है, देखिए कुछ स्कूल्स साल के आखिरी में ये बताते हैं कि आपका बच्चा इसमें कमज़ोर है, इसमें कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि स्कूल्स आर द स्कूल डायग्नोस्टिक सेंटर और अ नर्सिंग होम। हम बच्चों को एडमिशन करते हैं, जब हम एडमिशन करते हैं वो नर्सिंग होम में जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है स्कूल कि आप मेरे बच्चे की प्रॉब्लम बता दीजिए, प्रॉब्लम तो ठीक करने के लिए आपको आपके पास भेजा है। तो स्कूल शुड नॉट एक्ट लाइक अ डायग्नोस्टिक सेंटर, स्कूल शुड एक्ट लाइक ए नर्सिंग होम। दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है, क्योंकि मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि जब हम आजकल एडमिशन्स के लिए बच्चों को भेजते हैं ना, तो उनका एक प्री एग्जाम होता है जिसमें बच्चा खुद ही फेस करता है सारी चीज़ों को। और कुछ स्कूलों में तो इतने सख्ती से ये एडमिशन प्रोसेस होते हैं कि वहाँ पर बच्चा ऐसा लगता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गया है। तो ये जो प्रिपरेशन होती है ना एडमिशन वाली, ये पेरेंट्स को किस तरह से करानी चाहिए बच्चों को? और एज अ टीचर यदि मैं उसका एडमिशन ले रही हूँ तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब कोई नया बच्चा या नया कैंडिडेट हमारे पास एडमिशन के लिए आया, ये आपसे जानना चाहिए। वेरी नाइस, दैट इज वेरी नाइस। देखिए मैं बताता हूँ, कुछ स्कूलें बड़ी चालाकी से बड़ा टफ टेस्ट लेके केवल अच्छे बच्चों को ले लेती है। आप सोचिए, जो बच्चा आपके टेस्ट में ही 95% ले रहा है और वो आपकी स्कूल में जब पास आउट हुआ है तो 80% लिया, इसका मतलब तो नेगेटिव हो गया ना, क्या ही अच्छा हुआ। वो तो उससे अच्छी हिंदी मीडियम स्कूल है, गवर्नमेंट की स्कूल है, जहाँ कुछ भी बच्चे आते हैं उनको कम से कम पास करा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्कूलें बड़ी चालाकी से अच्छे बच्चे चुन लेते हैं, तो उनमें क्या किया आपने? कुछ नहीं किया आपने। तो ये है कि जो टीचर टेस्ट ले जिसमें बच्चे का राइटिंग स्किल, उसकी कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, उसकी मेमोरी, उसकी ग्रास्पिंग, उसका लर्निंग, उसका सिस्टम, उसकी जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट, उसका रिसोर्सेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग
उसकी कंसंट्रेशन, उसका फोकस, उसका विजन, उसका ड्रीम, उसका एटीट्यूड, उसका एक्शन, उसकी लॉजिस्टिक, उसकी फ्रेमिंग, उसकी टेक्निकलिटीज़, उसका डू, उसका डोंट, उसका फियर, उसका फोबिया, ये सब टेस्ट करना है। खाली मैथ्स पेपर देके खाली मैथ्स का टेस्ट मत लीजिए आप, वो तो आपको पढ़ाना है। आप क्या टेस्ट कर रहे हैं? आपको तो पढ़ाना, आपको सिखाना है, उसका टेस्ट क्यों ले रहे हैं आप? बल्कि बच्चे की ये सारी डेवलपमेंट, उसकी जो साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी टेस्ट होना चाहिए, और वो टेस्ट के आधार पे बच्चे को उसके लिए आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो डिजाइनिंग करके, डिफाइनिंग करके उस बच्चे को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। आप तो केवल गणित और साइंस का टेस्ट ले रहे हैं, वो तो आपको पढ़ाना है, आप टेस्ट क्यों ले रहे हैं उसको? यू हैव टू टीच दैट, यू हैव टू, डोंट टेक दैट सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट। माने उस बच्चे की ओवरऑल, ये बच्चा कौन है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। आप जानते हैं ना, बहुत से साइंटिस्ट जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था, है ना, एडिसन को निकाल दिया गया था जी। और वो एडिसन, जिसको टीचर ने कहा था कि नहीं पढ़ सकता, यही ऐसे टेस्ट होते हैं ना, नहीं पढ़ सकता, और वो एडिसन ने बल्ब बना के सारे दुनिया का अंधकार दूर कर दिया, जिसको स्कूल से निकाला गया था। हम कभी किसी बच्चे को ऐसा मत करिए। तो मेरे ख्याल से ये जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं हो, बल्कि बच्चे की ओवरऑल ब्रेन मैपिंग, स्कैनिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसकी फिटनेस, वो सब टेस्ट करे, डॉक्टर से बातचीत करे, साइकोलॉजिस्ट से बातचीत करे, तब शायद हम कहीं जाके हम अपनी अगली कौम को एक ऐसी कौम बनाएंगे जो कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हमारे बच्चे एड्रेस कर पाएंगे। जी। और ये तो बात हुई कि एकेडमिक स्तर पर हमको कैसे जज करना है या हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स इसको लेकर आजकल बहुत पॉजिटिव हैं कि बच्चे की बहुत तैयारी कराते हैं, खुद भी तैयारी कर जाते हैं। तो पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को कैसे प्रिपेयर करें और खुद को कैसे प्रिपेयर करें? जी, अब पेरेंट्स ज़्यादा परेशान मत हो। देखिए, आप ना, ये जो टेस्ट होते हैं, इस टेस्ट से आपके बच्चे के बारे में पता लगता है कि बच्चा अभी कहाँ पर है, अभी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। अब आपको टीचर के साथ मिलकर एक प्लानिंग करनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मेरे को एक बात समझिए, अच्छा पेरेंट्स से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल से, आप क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा क्लास 1, 2, 3 में ही 90% ले आए? ऐसा कैसे होगा? आप सोचिए, अगर एक बच्चा क्लास 5 में, 4 में है, और अगर वो 40% भी लेकर आता है, 50% भी लेकर आता है, तो 5 से लेकर 12 नहीं, 8 साल का फ़र्क है। 8 साल के अंदर में, 34 से 12वीं में 8 साल का टाइम है, 8 साल के अंदर में अगर वो बच्चा 5-5, 4-4% भी ग्रो करेगा, तब भी 8 चौके 32, 80-90% हो जाता है। तो बच्चे की ये डेवलपमेंट जो हर साल 90% ला रही है, ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। हर साल केवल 4-5-6% का ही ग्रोथ होता जाए और 12th में आके वो बच्चा टॉपर हो जाए। पूरी कोशिश ये करनी चाहिए। हर बच्चा जो क्लास 1-2 में मान लीजिए 50, 60, 70 ला रहा है, ये सारे के सारे बच्चे जब 12th में आए तब 95 में आ जाए। ये तभी होगा जब ग्रोथ धीरे धीरे होगी, तब वो ग्रोथ में डेप्थ होगा, वो ग्रोथ में विजन होगा, वो ग्रोथ में इंसाइट होगा, वो ग्रोथ रियल होगी। बाकी जो ग्रोथ आप दिखाते हैं वो रियल ग्रोथ नहीं है। जी, आपने ग्रोथ की बात की सर, और आजकल का जो समय है वो इतना कंपटीशन का है कि 0.1 से भी बच्चे पिछड़ जाते हैं एडमिशन्स के लिए हायर स्टडीज़ में। तो इसलिए भी टीचर्स भी काफ़ी कॉन्शियस होते हैं एडमिशन के समय, पेरेंट्स भी बहुत कॉन्शियस होते हैं, ऐसा स्कूल का चयन करते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का चयन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है। और बहुत सारे लोगों के अंदर एक फोबिया सा बैठ गया है कि बाहर अगर स्टडीज़ के लिए जाता है बच्चा तो वो बेस्ट है। तो इस मानसिकता से कैसे उभरें? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि देखिए, जब आपके शहर में वो टीचर नहीं है तब आप बाहर जाइए। मान लीजिए आपके गांव में वहाँ आपको रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन गो आउट। अदरवाइज जब आपके शहर में सब कुछ है, अब तो ऑनलाइन का टाइम है, आप ऑनलाइन लीजिए। देखिए, मेरी बात समझिए, ये जो बच्चों को हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो ठूस रहे हैं, अभी आपने देखा पिछले बार कोटा में बहुत से बच्चे सुसाइड कर लिए, 5 बच्चे एक साथ। आई थिंक वो बच्चा वो मटेरियल उसके लिए है ही नहीं ना, वो किसी और चीज़ के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ना ऐसे 2 ही स्ट्रीम लेके ना चले। तो ये जो मैंने बताया, जो स्कूल लेवल पे हमारी टेस्टिंग हो जाएगी ना, तो हमें मालूम पड़ जाएगा ये बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो 5वीं 8वीं में आए तक, 10वीं में आए तक हमें मालूम पड़ जाएगा, अगर हम कंटिन्यूस वॉच और मॉनिटरिंग रखें उस बच्चे के ब्रेन सेट पर और उसके ब्रेन परफॉर्मेंस पर, उसके एक्शन पर, उसके मैपिंग पर, तो हमें मालूम पड़ जाएगा ये बच्चा कहाँ जा रहा है। तो वो बच्चा उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है जिस चीज़ में आप भेज रहे हैं। कोटा में इतने लाख बच्चे जाते हैं, लेकिन कुछ हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होता है। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी रिजेक्टर फील करते हैं। और वैसे भी देखिए, हमारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है जिसमें 10 लाख 50 लाख लोग एग्जाम देते हैं और 10,000 लोग एडमिशन होता है, इसका मतलब इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? नो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, विच इज़ वेरी बैड। आई टेल यू कि वो मटेरियल उसके का है ही नहीं। हमें बहुत अर्ली मालूम पड़ जाएगा कि बच्चा वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन कोचिंग्स अपना बिजनेस और जाल फैलाते हैं। वो तो किसी को भी ले लेते हैं, यानी टॉम डिक एंड हैरी को एडमिशन ले लेंगे वो लोग। क्या वो टॉम डिक एंड हैरी, क्या वो IIT के लेवल में जाएगा? वो तो पहले से मालूम था नहीं जा पाएगा। उनको पैसे मिल गए और पेरेंट के सपने टूट गए और बच्चा डिप्रेशन में आ गया, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मुझे लगता है कि इस तरह के एग्ज़ाम में अगर आपका बच्चा खुद से जाना चाह रहा है तो ही भेजिए,
आप मत भेजिए। ये सपनों का ड्रीम, आई विल रिक्वेस्ट पेरेंट, डोंट सी अ ड्रीम बिगर देन योर चाइल्ड्स आईज। अपने बच्चे की आंख से बड़ा सपना मत देखिए प्लीज़। जितना बड़े आपके बच्चे की आंख है उसको सपना देखने दीजिए। उस सपने को साकार करने के लिए, जो आकार करने के लिए, जो प्रकार करने के लिए, जो नाना प्रकार की एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो करिए, जिद मत करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और इतने अच्छे सजेशंस के लिए। हम आशा करते हैं दर्शकों कि आज के इस बातचीत से आपको समझ आ गया होगा कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से निभानी है। साथ ही हमारे टीचर्स और मैनेजमेंट भी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।